नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली की, जहां राजस्थान बीजेपी की बैठक हो रही है। इसके बाद बात करेंगे बर्ड फ्लू की, जिसका कहर मरुधरा में बढ़ता ही जा रहा है। बताएंगे आपको किसान आंदोलन के बारे में, जो 44वें दिन भी जारी है। साथ ही बात करेंगे देश भर में जारी कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की, जिसका आज 44वां दिन है। सरकार से 8वें दौर की वार्ता आज होनी है। किसान और सरकार के बीच बैठक आज होनी है। कानून वापस लेने पर किसान अड़े हुए हैं। 2 बजे विज्ञान भवन में ये अहम बैठक होगी। वार्ता पर आंदोलनकारियों की नजरें टिकी हुई हैं। आज किसानों और सरकार के बीच बातचीत। बैठक में कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की फिर से चेतावनी दे दी है। वार्ता से पहले ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी। वार्ता से पहले कृषि मंत्री ने बयान भी दिया। कहा, सकारात्मक माहौल में ये चर्चा होगी और उम्मीद है कि समाधान निकलेगा। आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी। संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली 2 हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े, अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता। वहीं किसान आंदोलन पर कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र पर हमला बोला है। मोदी सरकार सिर्फ एक्टिंग करती है, ये कहा है। एक्ट नहीं करती है, सिर्फ एक्टिंग करती है, कहना प्रदेश के मंत्री हरीश चौधरी का। मंत्री हरीश चौधरी किसान कानून के विरोध में जंतर मंतर पर बैठे कांग्रेस सांसदों का समर्थन करने पहुंचे थे। इसी दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आज की बैठक में उम्मीद है कि मोदी सरकार एक्ट करेगी और किसानों की मांगों पर फाइनल फैसला हो पाएगा। जहां किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, कांग्रेस के सांसद जो हैं वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया है वो यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के मंत्री हरीश चौधरी पहुंचे हैं यहां। किसानों के समर्थन में यहां कांग्रेस के सांसदों का ये प्रदर्शन है। आज सरकार और किसानों के बीच फिर वार्ता हो रही है। आपको क्या उम्मीद लग रही है, आज कुछ फैसला हो सकता है किसानों के हित में? लगातार 33वें दिन पंजाब के सांसद या जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं किसानों के समर्थन में। पूरे देश के किसान ही नहीं, देश के वासी एक्ट मांग रहे हैं, पर नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगी एक्ट तो नहीं दे रहे हैं। एक्टिंग जरूर पिछले लगभग 2 महीने से कर रहे हैं। आज भी हम लोगों की यही आशा है कि आज ये एक्टिंग का दौर जारी नहीं होकर एक्ट हम लोगों को, किसानों को मिले। देखिए, सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल कर आ रही है कि आज जो वार्ता होनी है किसान और सरकार के बीच में, आज सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव दिया जा सकता है कि जो राज्य चाहे वो कानून लागू कर सकता है अपने राज्य में, और ना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। यानी राज्य सरकार के हाथ में अब फैसला होगा। संविधान के अंदर कृषि और कृषि संबंधित व्यापार राज्य का अधिकार ही है। ये राज्य के अधिकार की इंक्रोचमेंट केंद्र सरकार ने किया हुआ है, और जब कभी भी कोर्ट के अंदर फैसला होगा तो केंद्र सरकार को भी पता है कि यह राज्य के हक में ही होगा। और विड्रॉ करने की बात की जा रही है देश से, वो विड्रॉ नहीं कर और किसी प्रकार की दूसरा रास्ता अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद ये देश की भावना समझने के अंदर गलती कर रहे हैं। उम्मीद कितनी लगा रहे हैं, क्योंकि कई दौरों की बैठक हो चुकी है सरकार और किसान के बीच में? हमें उम्मीद नहीं है, पूर्ण विश्वास है। भूमि अधिग्रहण बिल के संदर्भ में भी उन्होंने काफी कोशिश करी और आखिर में देश का किसान जीता और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हारी। इसके संदर्भ में भी, कृषि बिल के संदर्भ में भी पूरी यकीन है कि देश का किसान जीतेगा और सरकार हारेगी।
चलिए धन्यवाद। तो हरीश चौधरी थे हमारे साथ बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक जो बैठक हो रही है, किसान डटे हुए हैं, बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार जो है वो एक्टिंग कर रही है, एक्ट नहीं कर रही। उम्मीद आज करते हैं कि आज किसान और सरकार के बीच जो वार्ता होगी उसके बाद सरकार एक्ट करेगी इस पूरे मामले पर। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं अलवर के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन में केंद्र सरकार और किसानों की 7वीं वार्ता विफल हो जाने के बाद किसान संगठन ने 10 दिन का जन जागरण अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत संगठन गांव-गांव जाकर किसानों से मिलकर आंदोलन को सफल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसकी जानकारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अमराराम ने दी है। साथ ही इस आंदोलन में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु से भी किसान भाग लेने आ रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे वहाँ हमारे जो मोर्चे लगे हुए हैं, सिंगू, टिगरी, पलवल, गाजीपुर, वो तमाम किसान ट्रैक्टरों से मार्च करेंगे। और अभी सुभाष चंद्र बोस की 23 तारीख को और पूरे 10 दिन लगातार एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में जन जागरण अभियान करेंगे। और 26 तारीख को इस देश के संविधान में दिए हुए अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। इस देश को वापस गुलामी की ओर धकेलने के लिए काले कानून, लूट के काले कानून बनाए हैं। इनके खिलाफ निश्चित रूप से गणतंत्र दिवस पे ट्रैक्टरों से किसान दिल्ली गणतंत्र दिवस पे परेड करने का काम करेंगे। और अब बात दिल्ली में चल रही है एक अहम बैठक की। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की एक अहम बैठक चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं। राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी बैठक में मौजूद हैं। गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में मौजूद। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव, पार्टी को मजबूत करने और पार्टी में गुटबाजी पर पूर्ण विराम लगाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राजीव तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राजीव, क्या चल रहा है बैठक में? क्या कुछ बाहर निकल कर आ रहा है? देखिए, बैठक शुरू हो गई है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह दूसरे दौर की बैठक है। एक दौर की जो बैठक हुई थी जिसमें राजस्थान के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर और गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, ये सभी लोग थे। 9 नंबर जो अशोक रोड 9 नंबर संतोष बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, उनके आवास पर जो बैठक हुई थी कि क्या कुछ किया जाए वहाँ पे पार्टी को जिताने के लिए, चूँकि उपचुनाव भी है और साथ ही गुटबाजी कैसे समाप्त की जाए। एक बार मंथन करने के बाद यह दूसरे दौर की बैठक बीजेपी मुख्यालय में चल रही है, जहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वहाँ के राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह इस बैठक में हैं और साथ ही बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो भी हैं। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर सभी लोग हैं। ये जो बैठक चल रही है खास करके जो उपचुनाव है उसमें क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, पार्टी जीते, और साथ ही जो गुटबाजी है, गुटबाजी का असर चुनाव पे न पड़े, इसको लेकर के गुटबाजी पे कैसे पूर्ण विराम लगाया जाए, इस पे चल रही है। साथ ही जो है देखा जाए तो पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक हुई थी प्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर के, उसको कैसे किया जाए कि पार्टी मजबूत हो और मुंहतोड़ जवाब दे। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस आक्रामक हो रही है तो बीजेपी पीछे हटी नजर आ रही है। तो बीजेपी को कैसे मजबूत किया जाए, कांग्रेस को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और कैसे परफॉर्मेंस अच्छा हो, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है इस समय बैठक में। जी राजीव, हालांकि बैठक में जो लोग पहुंचे हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे जो पहुंचे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि संगठन की मजबूती के लिए इस बैठक को बुलाया गया है, इस बैठक में भाग लेने के लिए हम पहुंचे हैं। लेकिन बात तो कहीं ना कहीं वो जो मनमुटाव, वो जो गिले शिकवे थे, उसे दूर करने को लेकर ये बैठक बुलाई गई है।
बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर पार्टी में जो गुटबाजी है, जैसे समय समय पर जो नेताओं के जो स्टेटमेंट आते हैं उसे साफ झलकता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी है, और इस बात की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को भी है। और यही वजह है कि हमेशा दिल्ली से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हैं वो मैसेज देते रहते हैं कि इस राजस्थान में संगठन को मजबूत करके आप लोग रखिए, गुटबाजी समाप्त कीजिए। और जैसा कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार गुटबाजी के मसले को समाप्त करने को लेकर चाहते थे कि पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात हो और जो वहाँ की समस्या है, राजनीतिक जो मुद्दे हैं उसकी जानकारी दी जाए। तो आज यहाँ पे समय मिला है। पार्टी अध्यक्ष यही चाहते हैं कि गुटबाजी समाप्त हो। जब गुटबाजी समाप्त होगी तभी संगठन मजबूत होगा और आने वाले चुनाव में, चाहे उपचुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हमारी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेगी। तो अभी से लगातार रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जो आपसी गिले शिकवे हैं, मनमुटाव हैं, उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि लगातार, खास करके अगर देखा जाए तो जो गुटबाजी है उसको कैसे समाप्त किया जाए और पार्टी कैसे मजबूत हो, उपचुनाव में कैसे हम जीत हासिल करें, इन 3 बिंदुओं पर चर्चा चल रही है इस समय। ठीक है, शुक्रिया राजीव। तमाम जानकारी के लिए। राजीव मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़े। बैठक अभी चल रही है, कुछ देर और चलेगी और इस बैठक के बाद पता चलेगा आखिर इस बैठक का मजमून आखिर रहा क्या। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। वहीं मरुधरा के भी 102 केंद्रों पर वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है ताकि टीकाकरण और उसके रख रखाव और भंडारण में होने वाली खामियों को उजागर किया जा सके और समय रहते उसे दूर किया जा सके। 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जगह जगह ड्राई रन 2.0 का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी ड्राई रन का दूसरा चरण चल रहा है। इसके लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 102 केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुताबिक सभी कोरोना वैक्सीन सेंटर पर इस बार भी ड्राई रन के लिए 25-25 हेल्थ वर्कर को बुलाया गया है। इस रिहर्सल में वो सभी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो आगे टीकाकरण के समय होगी। इस दौरान कोल्ड चेन मैनेजमेंट, वैक्सीन की सप्लाई, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स के अलावा पूरी मशीनरी की तैयारियों को परखा गया है। कोरोना की वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया पर कोविन ऐप के जरिए नजर रखी जाएगी। पहले चरण में होने वाली वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप में सभी लाभार्थी हेल्थ वर्कर का डेटा अपलोड किया जा रहा है। बता दें कि इस ऐप के जरिए ही लाभार्थियों को वैक्सीनेशन के लिए मैसेज भेजा जाएगा, जबकि लाभार्थी वैक्सीनेशन से पहले भी कोविन ऐप में एंट्री करानी होगी। कोविन ऐप कैसे काम करता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू होगा। आज प्रदेश भर के 102 सेंटर्स पर ड्राई रन किया जा रहा है और ये पूरा वैक्सीनेशन जो है वो कोविन ऐप के जरिए मॉनिटरिंग किया जाएगा। इस वक्त NHM में नोडल ऑफिसर जो है धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, कोविन ऐप किस प्रकार से काम करने वाला है? सर, कोविन ऐप भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इसमें लाभार्थियों की डिटेल हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और कोविन में जिस दिन जो सेशन साइट के ऊपर जिन लोगों को हमें बुलाना है उनको ऐप के द्वारा मैसेज भेजा जाता है। वही लाभार्थी सेशन पे आते हैं, उनकी लिस्ट आती है, फिर हम उसको लाभार्थी अपनी आईडी लेके आते हैं, उससे हम उसको आप ये पूरी चीज़ जो हमारे इस ऐप के जरिए समझाएं कि किस प्रकार से आप लाभार्थी को बुलाएंगे, क्या कुछ होगा। सबसे पहले लाभार्थी आएंगे, बाहर तो गार्ड साहब उनका आईडी देख के वेटिंग रूम में भेजेंगे। वेटिंग रूम में हमारे पास ऐप के द्वारा, सिस्टर के द्वारा लाभार्थी का आईडी से पहचान करी जाएगी। कैसे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हाँ, जैसे कौशिला मीना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो नाम मैंने वेरीफाई किया, हेल्थ वर्कर है, डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल, करंट एड्रेस वगैरह इसका चेक किया, देन मैं वेरीफाई किया, वैलिडेट किया। वैलिडेट के बाद में वो पूछेगा कि बेनिफिशियरी आधार कार्ड या लेके आए या नहीं लेके आए। अगर लेके आए तो यस करेंगे, उसके बाद में एक OTP जाएगा, वो OTP इसमें ऐड करेंगे। लाभार्थी के मोबाइल पे OTP जाएगा, लाभार्थी के मोबाइल पे। नेक्स्ट फिर हम नहीं लेके आए तो नो करेंगे। नो करने के बाद सीधा वैक्सीन रूम में जाएगा और वैक्सीन करते हुए उसको यस टिक कर देंगे सक्सेसफुली। ये रजिस्टर्ड हो चुका, ये रजिस्टर हो चुका है। उस टाइम उसकी वैक्सीन लग जाएगी और वो पोस्ट वैक्सीन वाले उसमें रूम में चले जाएंगे, जहाँ 30 मिनट तक वेट किया जाएगा। देन उसको हम
सेफली उसको भेज देंगे। तो उसको जो लाभार्थी यहाँ पर पहुँचेगा वो आधार कार्ड लेकर ही आएगा या फिर अन्य भी दस्तावेज भी लेकर आ सकता है? दस्तावेज लेके आ सकते हैं, एक फोटो आईडी लेके आएगा, चाहे डीएल लेके आ जाए, लेकिन ये ओटीपी आधार से जाएगा, इस आधार से लिंक कर रखा है। तो आधार लाना आवश्यक है? आवश्यक नहीं है सर, इसमें दोनों ऑप्शन दिए, अगर लेके आएंगे तो यस करेंगे हम, उसके ओटीपी जनरेट होगा। तो वो नहीं लेकर आया, लेके आए तो हम नो करते हुए आगे वैक्सीन रूम में उसको वैलिडेट करते हुए वैक्सीन, उसको ओटीपी की जरूरत नहीं है। ओटीपी की जरूरत नहीं है। अगर मान लिया जाए, क्योंकि मान लिया जाए कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि नेट की कई बार प्रॉब्लम होती है, उस दौरान क्या होगा? सर ये ऑफलाइन मोड में होगा और जैसे ही वो कनेक्टिविटी में आएगा तो डेटा ऑटोमेटिक सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि कई बार कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाए जो रजिस्टर्ड नहीं हो कोविन ऐप पर, वो भी आकर अगर वैक्सीन कराने लग जाएगा? सर अभी उसका प्रावधान अभी नहीं है। सबसे पहले हमें उनको कोविन जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उनके पास मैसेज जाएगा, उन्हीं लाभार्थियों को आना है। प्राइमरी फेज में जो फ्रंट लाइन वर्कर है उन्हीं को लिया गया है। नेक्स्ट फेज में जैसे जैसे गवर्नमेंट के डायरेक्शन होंगे उसी हिसाब से आगे अपन काम करते हैं। जहाँ पर इंटरनेट नहीं है या फिर कोई दिक्कत है तो उसको आप बाद में अपलोड कर देंगे? नहीं, वो हमारा डेटा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जैसे मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के लगभग 50 से 58,000 के आसपास डेटा हमारा अपलोड हो चुका है। तो इसी प्रकार आगे नेक्स्ट फेज में जैसे जैसे हम डेटा ऑफलाइन में क्या करेंगे? ऑफलाइन में सिर्फ इस ऐप के द्वारा ऑफलाइन में उसको कर देंगे, सर्वर से कनेक्ट होगा, जैसे ही वो नेटवर्क पेरीफेरी में आएगा तो अपलोड हो जाएगा। वो डेटा तो ऑलरेडी हो चुका हमारा। अभी हमें बेनिफिशियर का डेटा नहीं अपलोड करना, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करते हुए हम उसको वैक्सीनेशन कर देंगे। यानी अगर इंटरनेट काम नहीं करे उस दौरान भी ऑफलाइन भी व्यवस्थाएं की गई है ताकि कहीं कोई दिक्कत जो है वो न रह जाए और पूरा जो ये वैक्सीनेशन अभियान जो है वो कोविन ऐप के जरिए ही मॉनिटरिंग किया जाएगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं प्रदेश भर में वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन हुआ। राजधानी के 4 चिकित्सा संस्थानों में ये ड्राई रन किया गया। स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन जयपुर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ड्राई रन का निरीक्षण किया। प्रदेश भर में आज ड्राई रन किया जा रहा है और इस वक्त स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन साहब राजधानी जयपुर में। सर, किस प्रकार से निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां नजर आई, कुछ अच्छाई नजर आई? देखिए, आज पूरे राजस्थान के सारे जिलों में हम 102 जगह पे ऊपर ये ड्राई रन कर रहे हैं और जिसमें एक जयपुरिया भी है। तो जयपुरिया के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स जयपुरिया में कार्यरत है उनकी वैक्सीनेशन कराई जाएगी। उसके लिए इन्होंने 3 कमरों का सेटअप बनाया गया है और इनकी जो स्टाफ है, जो वैक्सीनेशन टीम रहेगी, उसकी ट्रेनिंग करा चुके हैं ये। और आज यहाँ पे ड्राई रन होगा तो शाम तक जो भी समस्या आएंगी वो हमारे को पता चल जाएगी। उस हिसाब से फिर हम उसके अंदर ठीक करने की कार्रवाई कर लेंगे। इंटीरियर इलाकों में सर कोई मुश्किलें आ सकती हैं? नहीं, अभी फिलहाल कोई मुश्किल आने की संभावना नहीं है। हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर जो वैक्सीनेशन होगा वो पीएचसी और उससे ऊपर वाले संस्थाओं में होगा। अच्छा। और सेकेंड राउंड में जब पुलिस, आर्म फोर्सेस का और रेवेन्यू स्टाफ का होगा तो पुलिस के जो पुलिस लाइन है, जो उनके ऑफिसेज हैं और जो थानों वाले हैं तो उनके थानों के बगल में जो हमारी जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे कराएंगे तो कोई समस्या आने की संभावना नहीं। इंटरनेट की एक प्रॉब्लम आ रही है, कई जगह ऐसा भी आ रहा है कि अगर कोविन ऐप को आप सेशन ऑफ कर दिया आपने तो फिर वो वापस ओपन नहीं होगा, तो उस दौरान क्या किया जाए? देखिए, ये चीज़ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता चुके हैं, वो उसके ऊपर करेक्शन करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक लास्ट सवाल कि राजधानी में भी नया स्ट्रेन का एक मरीज सामने आ गया है, अब किस प्रकार से, क्योंकि श्रीगंगानगर में भी आया था और यहाँ भी आ गया है, स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से अलर्ट हो गया? देखिए, जितने भी स्ट्रेन आए हैं उसके परिवार वालों और उनके जितने भी कॉन्टैक्ट है उनके सबके सैंपल लिए हैं और उनमें से किसी का भी अभी तक हमारे पास यूके स्ट्रेन नहीं पाया गया है। तो मात्र ये 4 लोग हैं, 3 तो गंगानगर के एक ही परिवार के थे और एक ये जो जयपुर के अंदर है जो कल पॉजिटिव पाई गई है यूके के स्ट्रेन की। तो इनको हमने इंस्टीट्यूशनल आइसोलेट कर दिया है और इनका थोड़े दिनों बाद दोबारा टेस्ट कराएंगे और जब ये नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर इनको आइसोलेशन से छोड़। यानी नए स्ट्रेन को लेकर ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है? देखिए, चिंता की बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी जितने भी नए यूके से जो भी लोग आए हैं उनके परिवार वालों के भी हमने सैंपल लिए हैं और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कराई है और उन सब के सैंपल हम टेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे सिद्धार्थ महाजन साहब जिन्होंने बताया कि तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर और जो कुछ दिक्कतें हैं वो भारत सरकार को उसके बारे में बता दिया गया है और जिस प्रकार की तैयारियां हैं ऐसे में
ज़्यादा संभावना इस प्रकार की है कि कोई कहीं पर भी वैक्सीनेशन को दौरान जो है वो मुश्किलें जो है वो नहीं आने वाली हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। श्रीगंगानगर में भी कोरोना के खिलाफ महाअभियान चला। यहां 3 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। ये ड्राई रन श्रीगंगानगर जिला अस्पताल, एक निजी अस्पताल और शिवपुर सीएचसी के सेंटर्स पर हुआ। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के ड्राई रन का जायजा लिया संवाददाता अशोक शर्मा ने। कोरोना वैक्सीनेशन के देशव्यापी अभियान के तहत आज श्री गंगानगर जिले में भी ड्राई रन चल रहा है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर जिला अस्पताल में मौजूद हैं जहां ड्राई रन किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना वैक्सीन सेंटर पर आने के लिए जो भी बेनिफिशरीज हैं वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप किस तरह से कोई भी बेनिफिशरी है उसको पूरी तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए स्टैंडर्ड जो फिनोमिना है उसको प्रॉपर सैनिटाइज करना है, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ ये अगला रूम है, ये कोरोना का वेटिंग रूम है। यहाँ से सैनिटाइज होने के बाद में अपनी बारी का इंतजार करते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कोरोना के बेनिफिशरीज हैं जो इस समय अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वेटिंग रूम में ये बेनिफिशरीज बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से वेटिंग रूम से जाने के बाद में ये जाएंगे यहाँ पर कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन रूम में। यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा कोविन ऐप के जरिए। आप देखिए किस तरह से कोरोना ऐप के जरिए ये सभी अपनी बेनिफिशियरी लिस्ट को यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। उसके मोबाइल पे एक OTP आता है, उसके बाद उसको वैक्सीनेशन रूम के लिए भेज दिया जाता है। जो यहाँ पर बेसिकली वैक्सीनेटर ऑफिसर है, वैक्सीनेटर ऑफिसर ये देखिए इनका सबसे अहम रोल होता है। ये वैक्सीनेटर ऑफिसर हैं जो इस समय बेनिफिशियरी को कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। हम इनसे बात करने का भी प्रयास करते हैं। मैम अभी तक कितने लोग आ चुके हैं और किस तरह से चल रहा है ये? अभी तो 20 से वैक्सीनेशन हो चुके हैं। हाँ जी, 20 जने आ चुके हैं। अभी तक प्रैक्टिकली कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आई हो? नहीं सर, नहीं, अभी स्मूथली चल रहा है सर। यहाँ से इसके बाद में फिर आप वैक्सीनेशन कर देते हैं, उसके बाद में वैक्सीनेशन के बाद हम ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं आधे घंटे पेशेंट को। तो देखिए यहाँ से वैक्सीनेशन जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में उनको ऑब्जर्वेशन रूम के लिए भेज दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन रूम में इनको रखा जाता है। हम आपको ऑब्जर्वेशन रूम में लेके चलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ पर इनका इम्यूनाइजेशन हो चुका है और ये अभी आधे घंटे तक यहाँ पर रहेंगे ताकि इनमें किसी तरह के यदि कोई एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं तो उनको नोट किया जा सके, उनके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जा सके। फिलहाल यहाँ पर 3 बेनिफिशरीज बैठे हुए हैं। सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी बेनिफिशरीज को कोई सिम्टम्स आते हैं, कोई एडवर्स इवेंट्स होते हैं तो उसके लिए ये एक विशेष रूम बनाया हुआ है जहाँ पर कोविड-19 वैक्सीनेशन एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट को लेकर रूम है। यदि किसी को सिम्टम्स आते हैं तो ये देखिए आप उसको पेशेंट को यहाँ ले आया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है और अदर जो भी साइड इफेक्ट्स आते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ उपलब्ध है। ये सबसे खास बात है। हालांकि जो अभी तक मेडिकल फाइंडिंग्स में आया है उसमें यह है कि 10 लाख में से केवल 1 के अंदर ही ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। तो ये था पूरा का पूरा कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन जो इस समय श्री गंगानगर जिला अस्पताल में चल रहा है। ADM सिटी अरविंद जाखड़ इसका इंस्पेक्शन कर चुके हैं। DM महावीर प्रसाद वर्मा के भी आने का प्रोग्राम है। श्री गंगानगर जिले में कुल 11,059 बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड हैं जिनको फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन किया जाएगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। उदयपुर में भी आज कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। ये ड्राई रन 3 जगह संचालित हुआ जिसमें 25-25 स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहे। इस दौरान चांदपोल CHC पर चिकित्सा विभाग की पूरी टीम मौजूद रही और कलेक्टर चेतन देवड़ा ने पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। पहचान पत्रों की जांच के बाद लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन उदयपुर में चल रहा है और आप देखिए कि उदयपुर के जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा इस समय चांदपोल स्थित CHC पर ड्राई रन का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। 3 सेंटर्स पर इस समय उदयपुर में ड्राई रन की प्रक्रिया संचालित हो रही है जिसमें चांदपोल के अलावा बुआना CHC और ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो नाई CHC पर 25-25 स्वास्थ्यकर्मियों को चयनित किया गया। ये जो स्वास्थ्यकर्मी हैं इन्हें पहले रजिस्ट्रेशन का मैसेज भेजा गया और यहाँ पर आने के बाद पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई। रजिस्ट्रेशन के बाद में जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड किया गया और उसके बाद में टीकाकरण कक्ष के अंदर जो सभी जो
टीका लेने वाले जो लोग हैं उन्हें टीकाकरण कक्ष के अंदर भेजा गया। टीका लगाने के बाद में ऑब्जर्वेशन रूम में आधा घंटा सभी जो वैक्सीन लगाने वाले जिनको लगी है उनको रखा गया। हमारे साथ जिला कलेक्टर है, उनसे बात करेंगे। सर, आपने निरीक्षण किया है, किस तरह से निर्देश दिए और प्राथमिक तौर पर अगर देखें तो कितने सेटिस्फाइंग है? देखिए, आज जो जिले में 3 जगहों पर ड्राई रन कोविड वैक्सीनेशन का चल रहा है, जिसमें एक तो ये अम्बा माता हॉस्पिटल है, एक अमेरिकन बेडवास में हो रहा है और एक नई पीएससी में हम इसको करवा रहे हैं। इन सारी जगहों पर 25-25 लोगों को चिन्हित करके उनको कल मैसेज डाल दिए थे और आज ये सब लोग उनके दिए हुए टाइम के हिसाब से आ रहे हैं। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना करते हुए ये ड्राई रन चल रहा है। और पूरे ज़िले में भी मैं यहाँ की व्यवस्थाओं से मोटा मोटा संतुष्ट हूँ। 1-2 चीज़ थी, मैंने इनको बता दी उसको इम्प्रूव करने के लिए। बाकी मैं बता दूं, पूरे ज़िले में जब एक्चुअल वैक्सीनेशन का दौर चलेगा उसके लिए मैंने 205 सेशन साइट्स का चिन्हित करके उनको अपलोड कर दिया है। जितने लोगों का वैक्सीनेशन होना है पहले राउंड में, उनकी संख्या लगभग 33,000 के है। उन सबका भी पंजीकरण हो गया है और जैसे ही वैक्सीन हमें मिलती है हम पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं जिले में वैक्सीनेशन का काम करने के लिए। वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाए उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, मैं आपको जानकारी दूंगा कि पूरे जिले में जो टीकाकरण अभियान चलते रहे हैं उन सबको लेकर के बहुत ही अच्छा आधारभूत ढांचा पहले से उपलब्ध है और उसमें कैपेसिटी उपलब्ध है इन वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। तो वो सारी व्यवस्थाएं पहले से मौजूद है, उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और अगर कुछ ऑगुमेंटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। उदयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन पर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। कोटा की भी बात कर लेते हैं। कोटा के बारे में बताते हैं आपको। कोचिंग सिटी कोटा में भी आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। ये ड्राई रन 4 अलग अलग सेंटर्स पर किया गया। इसमें 25-25 हेल्थ वर्कर्स शामिल हुए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना की गई। साथ ही इन सेंटर्स पर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। का ड्राई रन आज कोटा में भी किया जा रहा है और तस्वीरें विज्ञान नगर सीएचसी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तैयारियां जो है पूरी तरह से यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई है और वैक्सीन के ड्राई रन के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कोटा में 4 सेंटर बनाए गए हैं और हर सेंटर पर 25-25 जो वॉलेंटियर्स हैं जिनके पास मोबाइल पर मैसेज आया है उनको बुलाया गया है और पूरी प्रक्रिया के तहत ही जो है वैक्सीन की ड्राई रन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। टीकाकरण कक्ष के बाद में जो है निगरानी कक्ष है जहां पर टीकाकरण के बाद में रखा जाएगा आधा घंटा और उससे पहले जो है एंट्री करते ही गार्ड जो है मोबाइल का मैसेज चेक करेंगे। उसके बाद में टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाएगा, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल करके और पूरी एहतियात के साथ में वैक्सीन क्योंकि आने वाला है उससे पहले ये ड्राई रन जो है ये अपना आप में जो ऐप है उसकी एक्यूरेसी के साथ साथ जो तैयारियां हैं उसकी पूरी जांच करने वाला ड्राई रन है। तो मैं बात करने की भी कोशिश करता हूं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे। यहाँ की जो इंचार्ज हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, शुरू हो गया है ड्राई रन, किस तरह से जो तैयारियां आपने की थी उसी के मुताबिक हो रहा है? सब बिल्कुल उसी के मुताबिक हो रहा है। पहले पेशेंट आएगा गार्ड के पास, गार्ड उसको सैनिटाइज करेगा, उसके जो मैसेज आएगा उसको कंफर्म करेगा कि आपके मैसेज आया कि नहीं। मैसेज आने के बाद कंफर्म करने के बाद वो मोबिलाइज़र के पास भेजेगा। मोबिलाइज़र उसको देखेगा टेम्परेचर वगैरह और पल्स ऑक्सीमीटर से देखेगा उसका SpO2। यदि सब सही है तो वो सारी एंट्री करेगा, तो उसको वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहेगा। वेटिंग रूम से पेशेंट वेरीफायर पे आएगा, यहाँ उसका ID चेक होएगा। ID कंफर्म करने के बाद OTP आता है, उसके बाद पेशेंट अंदर जाएगा टीकाकरण के लिए। टीकाकरण होने के बाद उसको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाया जाएगा। चलिए चलते हैं जयपुर, जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्यपाल कलराज मिश्र भी जुड़े हैं। नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए आयोजित कर रहा है, जो पूरे राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नया अनुभव साबित होगा। मुझे यह भी प्रसन्नता है कि 8 जनवरी 1947 को यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। राज्य का ये गौरवशाली उच्च शिक्षण संस्थान अपना 75वां स्थापना दिवस भी आज ही मना रहा है। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के 9 संकायों की कुल 1,50,220
छात्रों की डिग्रियों के साथ ही विभिन्न विषयों में 210 शोध छात्रों को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि व 113 मेधावी छात्रों जिन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए उन्हें गोल्ड मेडल भी दिए जा रहे हैं। मैं इन सभी छात्र छात्राओं को इस अवसर पर बधाई देता हूं। साथ ही विश्वविद्यालय के 75वें स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय से जुड़े सभी शिक्षकों, विशेष रूप से उन शिक्षकों व शोध छात्रों जिनके सफल प्रयास। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 की मुहिम संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।